ये फील्ड जो है, ये इन्वायरमेंट का फील्ड केवल बॉटनिस्ट है, नहीं तो जो भी सो कॉल्ड प्योर साइंस बोलते हैं जिन सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब जो फिर उन्हीं फील्ड के लोगों का जिम्मा बन जाता है कि इन्वायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का। यानी हम हमारी दृष्टि भी कितना एक दायरे में बंद हो गया है, इस सवाल से हमें पता चल जाता है कि तुम इधर कैसे। इसका मतलब है कि सोशल साइंस का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करने में कोई मायना नहीं है, कोई अहम भूमिका नहीं है, ये इस सवाल से प्रतीत हो जाता है। और अब तक का अगर हम पर्यावरण रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान में जो भी प्रयास किए गए उनमें बहुत सारे लोगों का अगर स्वरूप देखे, वो बेसिकली बॉटनिस्ट है, इस तरह से साइंस फील्ड से बहुत सारे लोग आते हैं, उनका कुछ कुछ प्रयास होता है। लेकिन अगर हम पर्यावरण का प्रश्न का अगर नेचर समझ सके तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें ज्यादातर हमें पेड़ों पौधों और पशु पक्षियों से ज्यादा लोगों के साथ काम करने की जरूरत नजर आती है। क्योंकि बहुत सारे ये जो सवाल आज के खड़े हुए हैं, उस सवाल के पीछे सबसे ज्यादा अहम जो भी कारण हम देखेंगे तो वो लोग होते हैं। क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो भी डिस्ट्रक्शन अभी पैदा हुए हैं उसका जो भी मूल कारण है वो लोगों से ही उत्पन्न हुआ होता है। क्योंकि ऐसे नेचर में इस तरह से कुछ प्रॉब्लम खुद से तैयार बहुत रेयरली हो जाते हैं, और वो उससे नेचर खुद कोप अप कर लेता है। लेकिन जो भी अभी ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सोशल साइंसेस की रोल भी बहुत अहम होता है। तब आते हैं हमारा आज क्या जो टॉपिक है ग्रीन स्पेसेस, उसके बारे में। तो ग्रीन स्पेसेस, इसके कंजर्वेशन की इतनी अर्जेंसी क्यों बनी है आज? अगर आज हम देखें तो अर्बन, यानी शहरी आबादी जिसको कहा जाती है, अर्बन पॉपुलेशन, वो करीबन अगर हम हमारा इंडिया का देखें तो 50% से अबव चला गया है। और ओवरऑल इंटरनेशनली अगर हम देखें, एशिया का देखें तो वो 60% से आगे है। और ओवरऑल 70% के नए नियर बाय हम पहुंच रहे हैं। नियर बाय यानी 70% लोग अभी शहर में शिफ्ट हो गए हैं। आज तक हमारा भारत को कहा जाता था कि भारत, ये जो है ये खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। यानी कृषि रिलेटेड सब बातें मेजरली एक्टिविटीज होते हैं इस तरह से। लेकिन वो प्रधानता अभी खत्म होते जा रही है। अभी ये सब शहर में शिफ्ट हो गए हैं लोग। तो एक तो शहर का स्पेस, इसके ऊपर का एक तनाव बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे जो भी छोटे मोटे ग्रीन स्पेसेस बचे थे शहर में, अभी वो खत्म होते जा रहे हैं। और ये जो स्पेस का कम होना, ये जो है, ये बहुत मायने में हमारे जीवन के ऊपर प्रभावित करता है। तो उस प्रभाव को अगर हमें समझना है और उस प्रभाव को रोकना है, और कई तरीके के प्रभाव होते हैं। जिस तरह से अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं आज के दौर में, तो क्लाइमेट चेंज में मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है तो वो अपना ग्रीन हाउस गैसेस का होता है। और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो उसमें हीट जो भी हम जनरेट होता है अभी शहरों में, हम्म। बहुत सारा गर्मी का जो इलाका बढ़ता है। अभी हमने एक कूलिंग नीड असेसमेंट नाम का एक छोटा स्टडी किया था हमने महाराष्ट्र में। तो ये बेसिकली रूरल था, लेकिन कुछ अर्बन इलाकों में भी इसका थोड़ा अध्ययन हमने किया था। तो उसमें पता चला कि हीट स्ट्रोक से बहुत सारा लोगों का आय घटता है, उनके काम के दिन की संख्या घटती है। यानी एक दिन का भी अगर हमने देखा तो उसमें जितने आवर्स काम कर सकते हैं तो उस आवर में भी घटना ये तय होता है कि क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से हम काम पर भी नहीं जा सकते। मुंबई, काफी सारे युवा मित्र हमारे मुंबई से जुड़े हैं ऐसे मुझे पता चला। लेकिन अगर आप युवा नाम के संगठन अगर मुंबई में है तो उसका कुछ अध्ययन पिछले साल में हम जब मुंबई में माइका का एक वर्कशॉप ही कर रहे थे तब पता चला कि उन्होंने वहां के रीजन वाइज मुंबई के
इलाका वाइज उन्होंने हीट का कितना प्रभाव हुआ है उसका एक अध्ययन किया था। अगर वो आपको रिपोर्ट मिल जाता है तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये सारा जो हीट बढ़ रहा है शहरों में, इसका भी एक वजह जो है हमारे कम होते जा रहे हैं ग्रीन स्पेसेस हमें नजर आते हैं। ग्रीन स्पेसेस जो भी हम कहते हैं शहर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन हमारे वाटर सोर्स को लेकर है। हमारे जो भी वाटर बॉडीज है, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो होता है उसका मेन काम ये ग्रीन स्पेसेस करते हैं। और दूसरा, हमारे फ्लड जो भी आते हैं शहरों में, उस फ्लड को अगर रोकना है तो ऐसे ग्रीन स्पेसेस हमारे शहरों में ज्यादा होना जरूरी होता है। कुछ हम शेयर करेंगे थोड़ा इमेजेस कुछ इस रिलेटेड। ये है पुणे का वेताल टेकड़ी। अगर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पीपीटी शेयर हो रहा है ना? प्रोजेक्शन हो रहा है इसका? नहीं नहीं, इट्स इन द ओके। स्लाइड शो मोड में नहीं है। कैन गो टू हाँ स्लाइड शो मोड। यस, नाउ इट इज। हाँ, अगर इस इमेज में अगर देखें तो ऐसे लगता है कि शहर का एक तरह का आक्रमण हमारे ग्रीन स्पेसेस पे हो रहा है इस तरह से। यानी ये वेताल टेकड़ी के ऊपर से लिया गया इमेज है, और आगे वाला जो दिख रहा है वो सब भाग शहर का है। तो शहर जिस तरह से इंक्रोच कर रहा है वेताल टेकड़ी को, उसको अगर देखें तो हमारे सभी ग्रीन स्पेसेस जो भी है वो संकट में है, इसका हमें एहसास हो जाता है। कभी भी हम अगर पुणे के कुछ किसी भी हिल पर अगर चले जाए, किसी भी शहर के हिल पर चले जाए, तो अभी हम सब भी बिल्डिंग को अगर देखें तो वो शहर के तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह से माहौल हमें दिखाई पड़ता है। ये कुछ और टेकड़ी के ही हमारे पुणे से लिए गए इमेजेस है। इसमें अगर देखें तो यहाँ ऊपरी हिस्सा, जो कर्सर में यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ऊपर के यहाँ पर एक ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से किया गया प्लांटेशन है। इसके बारे में थोड़ा हम आगे चलकर बात करेंगे कि ये उंदीरमारी नाम का एक प्लांट है, ग्लिरिसिडिया, तो उसका है। और बाकी इधर वाला दिख रहा है वो नेचुरल फॉरेस्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा हम बात आगे करेंगे। ये भी पुणे का ही है, ग्रीन स्पेसेस। तो ये ग्रीन स्पेसेस का महत्व हमारे जीवन में किस तरह से है। एक तो हम कुछ बातें इस तरह से समझे कि ये ग्रीन स्पेसेस में जो भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन सिंक्रोनाइजेशन करते हैं और हमें ऑक्सीजन का पुरौठा करते हैं। ये सब बातें मोटे मोटे तौर पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाला हम बहुत सारा भाग जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारा पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमारे ग्राउंड वाटर का पानी कहाँ से रिचार्ज हो रहा है। तो ये जो ग्रीन स्पेसेस है, जो भी हमारे आजू बाजू में है, टेकड़ी के जैसे है, नहीं तो वाटर बॉडी के अराउंड है, वाटर बॉडी है, लेक है छोटे मोटे, ये सब हमारा वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो ये अगर हम छोटे मोटे ये भी ऐसे स्पेसेस कम करते अगर चले जाए तो हमारा कल का जल जीवन जो भी कहा जाए वो संकट में हो जाता है। अभी पुणे में अभी ये एक दो माह बीतने के बाद अभी आपको पता चल जाएगा कि टैंकर की स्थिति पैदा हो जाती है, हर घर में टैंकर लाना पड़ता है अल्टरनेटिव डेज को। तो उसका भी कारण जो है ये ग्रीन स्पेस कम होना ये है। तो ये तो मोटा मोटी पॉलिसी लेवल के सभी बातें और ये इम्पैक्ट वाले बातें हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसे कुछ बातें हैं जो ग्रीन स्पेस के वजह से हमें मिलते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स है, स्टडीज है। पिछले ही कुछ दिनों पहले द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इसके रिलेटेड छपकर आए हैं कि हमारे अराउंड रहने वाले जो भी ग्रीन एरियाज है, प्लांट्स है ग्रीन, और उसमें बटरफ्लाईज हो, बर्ड्स हो, उसका रिलेशन हो, अगर ये हमारे आसपास हो तो हमारा जो भी हार्मोन्स है स्ट्रेस कम करने वाला,
तो वो हार्मोन्स काम करता है, तो और हमारा डिप्रेशन की स्थिति जो है, जिसको मराठी में चिड़चिड़ होने बोलते हैं, सतत चिड़चिड़ बनत रहना, ये स्थिति जो पैदा होती है, तो ये वाला अगर कम करना है तो हमें इस हमारे अराउंड कुछ पौधे होने, कुछ बर्ड्स होने, इसका बहुत जरूरी है। अगर हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जब भी हम एक ग्रीन स्पेस या प्लांटेशन या फिर ग्रीनरी ऐसा कुछ भी हम सुनते हैं, तो हमेशा एक पेड़ का पेड़ को हमने इस तरह से रिड्यूस कर दिया है उसका इम्पोर्टेंस एक तरीके से कि पेड़ और ऑक्सीजन, इसका इतना रिलेशन, इतना हमारे एक माइंडसेट पे इतना फिट बैठा हुआ है कि एज इफ कि लाइक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही है शायद हमारे लिए, और दूसरा कोई उसका कुछ काम है ही नहीं। तो इस अगर इस कैन से ओवर सिंप्लीफिकेशन एक तरीके से हुआ हुआ लगता है कि पेड़ क्यों चाहिए, ऑक्सीजन के लिए चाहिए। और अगर पेड़ नहीं है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एंड दैट्स इट। तो कोरोना के टाइम पे तो इट वाज लाइक क्वाइट पॉपुलर थिंग। तो और हमेशा ऐसा होता है कि इतने पेड़ इतना ऑक्सीजन देगा, एक पेड़ फॉर एग्जांपल इतना इतना ऑक्सीजन देगा, तो हमने 10 किया तो इंटू 10। सो इसको एक एक तरीके से एक मैथमेटिकल इक्वेशन में या फिर एक टिपिकल टेक्नोक्रेटिक वे में उसको एक देखा जाता है। बट अगर हम बायोडायवर्सिटी एज अ फील्ड देखें, तो एक ठीक है, पेड़ ऑक्सीजन देता है एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, बट उसके अलावा ये पेड़ का या फिर अर्बन ग्रीनरी का या फिर इसका अदर इम्पोर्टेंस क्या है हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम में और हमारे लिए, वो मैं थोड़ा समझना चाहूँ। हाँ, बराबर, मैं उसी मुद्दे के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा था। बहुत बार ये हमारे, ये प्रॉब्लम जो है, ये हमारे एजुकेशन, शिक्षा पद्धति से भी उत्पन्न हुआ है इस तरह का। क्योंकि हम डायरेक्ट रिलेशन ही ज्यादातर इस्टेब्लिश कर पाते हैं, यानी ये इस केवल एक फील्ड के बारे में नहीं है, हमारे और सही सभी जीवन के फील्ड जो है उसके बारे में अगर हम सोचे, तो हम ज्यादातर डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश कर पाते हैं, लेकिन जो भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स है, इनडायरेक्ट रिलेशंस है, उसको हम देख नहीं पाते। वो हमारी शिक्षा पद्धति की वजह से ये हमारा देखने का नजरिया इस तरह से बन गया है। बहुत बार हम वेब ऑफ लाइफ नाम का एक गेम है जो बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट समझने के लिए हम लेते हैं। माइका के भी कुछ वर्कशॉप में हमने कंडक्ट किया था ये। मुंबई में मैं जब आया था तब शायद कुछ पार्टिसिपेंट होंगे वो अभी जो ज्वाइन है उनमें से। तो वहां पर भी हमने वेब ऑफ लाइफ का एक गेम खेला था। जो भी बातें उस पेड़ से पाते हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन है, फल है, फूल है, इससे ही हम केवल उसको देखते हैं इस नजरिए से। लेकिन उसके इनडायरेक्ट जो भी इम्पैक्ट्स है वो हम देख नहीं पाते। जिस तरह से कि अभी हम अगर सोचे कि मलेरिया का बढ़ना और पेड़ों का कम होना, इसका एक रिलेशंस है। तो ये रिलेशंस अगर हमें एक्सप्लोर करना है, तो मलेरिया के लिए जो भी मॉस्किटोज हमारे अराउंड रहते हैं, उसका उसको फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, और उस कंडीशन के निर्माण में पेड़ों का न होना कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें अगर अभ्यास से पता चल जाए तो ये रिलेशन हम देख पाएंगे। अगर हमारे अराउंड पेड़ और जो भी कम होने से जो भी हमारा हीट बढ़ रहा है लेवल, हाँ, केवल आधा परसेंट से 1% का भी हीट हमारे अराउंड बढ़ जाता है अगर पेड़ के ना हो जाने से, तो मॉस्किटोज की संख्या हमारे घर में बढ़ जाती। और उसमें अगर डेंगू इफेक्टेड अगर मॉस्किटोज है, मलेरिया डेंगू के व्हीकल्स बने हुए, तो आपका डेंगू और मलेरिया बढ़ जाता है। यानी ये रिलेशन अगर डायरेक्टली देखने का कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली हमें नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मॉस्किटो का फेवरेबल कंडीशन और पेड़ का न होना, इससे अगर तालमेल करके देखें, तो डेंगू और मलेरिया बढ़ने का एक कारण हमारे ग्रीन स्पेसेस कम होना ये भी हो जाता है। हमारा वाटर का हमने अभी डिस्कस किया है कि टैंकर की संख्या जो बढ़ती है वो
मेंटल हेल्थ जो भी है, हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारा जो भी ऑफिस में हम जहां भी जाकर जिस भी तरह का काम कर रहे हैं, उस तरह के काम का जो भी इफेक्टिवनेस है, इफिशियंसी लेवल है, वो कम हो रहा है किसी काम का, प्रोडक्शन का। तो उसके पीछे का भी रीजन, एक बड़ा रीजन, ये हमारा ग्रीन स्पेसेस कम होना ये हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम समझ पाए तो हमारा ग्रीन स्पेसेस का महत्व हमारे अराउंड ये हमें पता चल जाएगा। अभी बहुत सारे मेंटल हेल्थ जो भी हॉस्पिटल्स है, वहाँ के ट्रीटमेंट के अगर मेथड अगर देखें हम, तो वीड डी अपना वीड्स निकालना, जो भी हमारा मेन क्रॉप है उसमें का जो भी घास फूस है, उसको निकालना, जमीन में थोड़ा बहुत मशक्कत, तरह के एक्टिविटीज से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है। तो ये बातें हम अगर हमारे अराउंड कुछ देखते हैं, गार्डन्स वगैरह, वहां पर अगर कुछ समय बिताते हैं, तो हमारा मेंटल स्टेट जो भी है, हेल्थ है, वो अच्छा होने में मदद करता है। इस तरह से हमारे ग्रीनरी का, हमारे ग्रीन स्पेसेस का हमारे जीवन में महत्व है, इस तरह से। हमने समझा कि देर आर मेनी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस ऑन दिस अर्बन बायोडाइवर्सिटी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर हमारी डिमांड्स या नीड्स बढ़ रही है स्पेस की वगैरह। सो अभी अब हम अगर देखें तो अर्बन बायोडाइवर्सिटी को ऐसे क्या मेजर थ्रेट्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेजर चैलेंजेस है कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी के सामने उसके जीवित रहने में या उसका हेल्दी रहने में बायोडाइवर्सिटी के इफेक्ट कैन एलेबोरेट। हाँ, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी का अभाव होना, इंफॉर्मेशन का अभाव, ये जो बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे ग्रीन स्पेसेस को। यानी ये जानकारी किस तरह की जानकारी है और किन की जानकारी है। एक तो हमारी कॉमन पीपल की जो भी जानकारी है हमारे ग्रीन स्पेसेस को लेकर, तो वो जिस बात को हमने अभी डिस्कस किया कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे जीवन में, अगर इसकी जानकारी ही नहीं है हमें, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है उसको कंजर्व करने में। जब तक हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम उसको संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसका खतरा ही हमें पता नहीं है। हमारा जो भी पब्लिक पॉलिसी बनता है शहर का, उस प्लानिंग में हमारा योगदान ही नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये प्रोसीजर कहाँ पर होता है, कैसे होता है। उसके लिए हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना उसमें जरूरी होता है। अ, स्क्रीन शायद फ्रीज भी हो कहा जाता है। रहा, स्क्रीन बीच बीच में फ्रीज हो रहा है, मे बी देयर इज अ नेटवर्क इशू। इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट का ही इशू है। शायद आप वीडियो आपने भी ऑफ किया फॉर सम टाइम, देन मे बी ओके। विल बी एबल टू हियर। हाँ, यस। तो जो भी यस। अ, हाँ, जो भी पब्लिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी पॉलिसी मेकिंग की, तो उसमें हमारा सहभाग होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी शहरी जीवन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारा जो भी शेड्यूल तय होता है उसमें इस तरह की स्पेस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अ, इस इस इसलिए पॉलिसी मेकर को खुद को थोड़ा कुछ इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि जिसमें एक्सपर्टीज हो, लोगों के कंसर्न हो, इसको किस तरह से हम हमारी पॉलिसी में लिए जा सकते हैं। इसको ज्यादा एक्टिवली पॉलिसी मेकर ने आना जरूरी है शहर के कॉन्टेक्स्ट में।
अभी पीबीआर का जो हम बात कर रहे हैं, तो पीबीआर में जैव विविधता व्यवस्थापन समिति होती है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है। उस कमेटी में हम सहभाग ले सकते हैं, लोगों का, एक्सपर्ट लोगों का भी सहभाग उसमें लिया जा सकता है। तो उससे हम इस तरह के ग्रीन स्पेसेस का महत्व, इम्पोर्टेंस और उसका जो भी इश्यूज है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। उसका व्यवस्थापन के लिए हम बजटरी अलोकेशन के लिए उनको मांग कर सकते हैं। ये है उसमें। और दूसरे कुछ चैलेंज इस तरह से भी है कि बहुत बार हम अभी इन्वायरमेंट फील्ड में बात करते हुए ऐसे कहा जाता है कि नेचर जो है खुद अपना देख लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा मैं दूसरी एक राय रखना चाहता हूँ कि एक समय था कि अगर कहीं हमारा जंगल का हिस्सा है, लैंड का हिस्सा है, जिसको अगर आप आपका कुछ इंटरवेंशन उसमें नहीं करते, तो वो नेचर खुद ब खुद उसका रीजनरेशन कर लेता था, नेचर रिस्टोर हो जाता था। लेकिन आज के दौर में थोड़ा ये मुश्किल सा बात है ये कहना, क्योंकि अभी हमने कुछ हद तक इंटरवेंशन पहले ही करके रखा है। और उस इंटरवेंशन की वजह से ऐसे कुछ स्थिति पैदा हो गए हैं जिसमें हम अभी ये बात कह नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे वीड है जो अपने एलियन स्पेसीज है, जो आक्रामक होते हैं, प्रजाति बाहर से आए हुए। हाँ? तो वो स्पेसीज हमारे यहाँ पर बहुत बढ़ गए हैं। और वो स्पेसीज का एक भी पौधा अगर उस लैंड में है और हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो रिकवर खुद ब खुद हो नहीं पाता है जब तक हम उस स्पेसीज को निकाल नहीं सकते। हाँ? तो कुछ प्लांट्स है, मैं थोड़ी देर में आपको उसका ये दिखाऊंगा भी, शेयर करके यस प्लांट्स यस। की लिस्ट। तो दूसरा एक मुद्दा, उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारा वॉलंटरिज्म जो बोलते हैं कि अ, अभी बहुत सारे शहरों में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स तैयार हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं कि जो बहुत सारे पौधा कहीं पर लगाना, इस तरह से काम करते हैं कि उसका वाटरिंग करना। इस तरह से बहुत अच्छी बात है, उनको एक स्पिरिट है उनमें कि संडे सैटरडे ये क्लब जैसे इकट्ठा आते हैं और बहुत सारे टेकड़ीज पर प्लांटेशन करते हैं। लेकिन उसमें एक हमें अभी धोखा नजर आ रहा है। जैसे पुणे में भी वेताल टेकड़ी का ये डिटेल्ड स्टडी हुआ है, और बानेर हिल का भी एक डिटेल्ड स्टडी हुआ है कि हम प्लांटेशन करते हो उस जगह का इकोसिस्टम समझ नहीं पाते बहुत सारे बार। यानी जैसे शुरुआती में उदुत जी ने बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस यानी सोशल साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे भी ये इकोसिस्टम वाली बातें ऐसे ही पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट इस फील्ड में काम करने वाले होते हैं। अभी आशीष नेर्लेकर नाम के एक स्टडी जिन्होंने किया, इकोलॉजिस्ट है पुणे के वेताल टेकड़ी का, उनके बहुत सारे लेख द हिंदू में भी, दी वायर नाम का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर अवेलेबल है। उन्होंने इकोसिस्टम का स्टडी किया है पुणे के हिल्स का। तो उसमें से पता चलता है कि ये सवाना टाइप का इकोसिस्टम है, जहां पर जो भी प्लांटेशन हम करेंगे तो वो थोड़ा फॉर ग्रासलैंड और स्क्रब लैंड, इस तरह का जो भी इलाका होता है, जहां पर के पौधे जो होते हैं, पेड्स होते हैं, वो बहुत बढ़ने वाले नहीं, जिसको मराठी में खुरती झाड़ बोलते हैं, जिसमें बेर होता है। बेर का पेड़ तो पता है आपको, कवट, कवट का पेड़ आपको पता है, कवट का पेड़ वहां लगा सकते हैं। जिसमें मेड़शिंगी का पेड़ लगा सकते हैं, अपता का पेड़ लगा सकते हैं, इस तरह से। और आपका बबूल के कुछ वैरायटीज है, बबूल का, ह्यूअर का स्पेसिस लगा सकते हैं वहां पर। लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ने पुणे में जो भी वॉलंटरिज्म करने वाले जो ग्रुप थे, जिनका हेतु बहुत अच्छा था, उनके हेतु के ऊपर संदेह नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी कदम उठाए उसके ओर से वहां पर उन्होंने बरगद के पेड़ लगाए बहुत सारे।
पिंपल जो बोलते हैं, बरगद और वर्ड पिंपल। हाँ, वर्ड, बरगद यानी वर्ड, और पिंपल, इसके बहुत सारे पेड्स वहां पर लगा दिए, जिसके वजह से वो टेकड़ी ही थोड़ा संकट में आ गया है। यानी आप भी अगर किसी गांव में देखे होंगे, किसी शहर में, बहुत सारे बड़े इलाकों में एक और दो बरगद और पीपल के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। वो सफिशियंट होता है उस इकोसिस्टम के लिए। लेकिन हम वो देशी वृक्ष लगाने के मुहिम का इतना असर हम पर हो जाता है कि हमें बरगद और पीपल के दो ही पेड़ दिखने लगते हैं, और बहुत सारा प्लांटेशन उसी का हम कर देते हैं। लेकिन मैंने जो भी पहले नाम दिया लिया था, कवर्ट हो, बेर हो, मेडसिंगी हो, आपटा हो, बबुल के कुछ स्पेसीज, ये भी यहाँ के देशी ही पेड़ है, यहाँ स्थानिक पेड़ है। तो उसको भी हम लगा सकते हैं। उसको ज्यादा लगाने की जरूरत है ऐसे टेकड़ियों में। यानी इकोसिस्टम का समझ अगर हमें नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज है, ये हमारे ग्रीन स्पेसेस का इकोसिस्टम मेंटेन रखने में। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ और स्पेसेस के हम फोटोज देख लेंगे, तब तक कुछ और सवाल है तो उसको भी हम कवर करेंगे। मेनली और एक था कि जैसे अभी पुणे में भी या इवन बहुत सारे सिटीज में हम बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा नेचुरल साइट हो, जैसे शायद पुणे में इफ आई रिमेम्बर तलजाई हिल है हमारे पास, तलजाई की टेकड़ी या फिर हिल जो है वो हो गया, या फिर अभी कुछ लेक हो गए। सो उसके एक ब्यूटिफिकेशन करना एक किसी भी इको साइट का, और उसको काइंड ऑफ एक ताकि वहां पे काफी सारी एक्टिविटी हो पाए, या फिर इसके लिए ये ब्यूटिफिकेशन काफी बार करने की कोशिश की जाती है अलग अलग साइट्स पे ऐसे। सो हाउ दिस ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एंड एक्चुअली द लोकल इकोसिस्टम, ऐसे आपके स्टडी में या फिर आपके अनुभव में ऐसे कुछ इको ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एंड उसके इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इस टाइप में आप क्या मतलब बता सकते हैं? बहुत बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया अतुल जी। ब्यूटिफिकेशन यानी हमें जो भी साफ सुथरा है, स्वच्छ दिखाई देता है, वो हमें करना है। इस तरह से हो जाता है हमारा कंजर्वेशन के प्लान में भी। और शहर जो भी स्मार्ट सिटी बनाने हैं, तो पूरा शहर कंक्रीट से भर देना। हमारे अगर रास्ते भी देखिए तो कंक्रीट के, नदी कंक्रीट की कर दिया है हमने बहुत सारा। और बहुत प्रयास आगे चल रहा है, उसके खिलाफ भी बहुत सारे हमारे संगठन, हमारे साथी सब इकट्ठा हम खड़े हैं। अ, ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जो भी दिखने में साफ सुथरा, ऐसा स्वच्छ है, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। यानी गांव में भी एक दौर ऐसा आ गया था कि आदर्श गांव के नाम पर, जहां पर पशुओं को भी हम बांधते हैं, पालतू जानवरों को, वहां पर भी कंक्रीट का बहुत सारा अतिरेक किया गया था। उसके वजह से उनके हेल्थ के ऊपर उसका ज्यादा बुरा इफेक्ट होने लगा था, जानवरों के। उस तरह से हमारे भी शहरों का अगर हम देखें, अ, अगर नदी की परिसंस्था अगर देखें, तो नदी में क्या क्या होते हैं। अगर नदी की परिसंस्था, किसी भी नदी की कल्पना अगर आप करते हैं, तो उसके कितने सारे हिस्से होते हैं। हमारे शहर में से, अभी पुणे में से तीन एक नदी जाते हैं, छोटे बड़े नदी, एक दूसरे और उसको मिलने वाले नदी बहुत सारे हैं, जिसको छोटे छोटे ओढ़े बोलते हैं, राम नदी, अम्बिलोड़ा, इस तरह से। तो अगर उसकी परिसंस्था अगर हम देखें, तो उसमें एक डीप एरिया होता है, उसका एक सरफेस एरिया होता है, और उसके नदी काठ नाम का एक एरिया होता है, जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। अगर छोटे छोटे लेक का भी अगर हम देखें, तो उस लेक में भी हमारा वो बशी बोलते हैं ना, चाय पीने वाली जो होती हम्म। है, कप के नीचे रखने वाली। तो उस तरह का एक लेक का सिस्टम होता है, जहां पर उसके अराउंड इर्द गिर्द जो भी बर्ड्स है, वाटर बर्ड्स है, उनको बैठने के लिए, चलने के लिए जगह, इस तरह के होते हैं। लेकिन अगर आप सभी
A4 में ऐसे कट करके वहां पर अगर कुछ वॉल्स बना देते हैं नदी में, तो ये सारे बर्ड्स जो होते हैं उसकी आजीविका को जो उसके ऊपर थी वो खत्म हो जाता है। यानी ये समझने के लिए बहुत बड़ा कोई उस इकोलॉजी का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। आपका थोड़ा बहुत भी निरीक्षण जो है उसमें, तो उस निरीक्षण से आप पता चल जाता है कि आप गलत दिशा में प्रवास कर रहे हैं। अभी हम सिंगापुर का केस स्टडी अगर हम समझ ले, तो आप इसके बारे में बाद में डिटेल में समझ सकते हैं कि सिंगापुर ने पूरा पूरा यू टर्न लिया है इस बारे में। उन्होंने उनके शहर में नदी के इर्द गिर्द जो भी कंक्रीट किया था वो पूरा डी कंक्रीटाइजेशन किया है उनका। और उन्होंने बहुत सारे इकोसिस्टम रिस्टोर किया है वहां का। और उसका इम्पैक्ट वहां के लोगों के आबादी पर हुआ है, लोगों का हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स वहां का बढ़ रहा है इस तरह से। तो ये वाले अगर बात हम ध्यान में ले तो साफ सुथरा स्वच्छ इस तरह से दिखने वाले बातें भी हमारे लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं, ये इनसे पता चल जाता है। मतलब ओवरऑल जो ओवर कंक्रीटाइजेशन जो बोलते हैं, वो शायद थोड़ा हमारे इकोसिस्टम में हमें उसका ख्याल रखना। यस। हाँ, यस। यस। यस, आई ये कैन कुछ सी। फोटोज है जिनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। यस। यस। ये हमारे ग्रीन स्पेसेस के लिए बहुत, उसके इकोसिस्टम के लिए बहुत हानिकारक इस तरह से होते हैं। ये है जिसको मराठी में सुबाबुल कहा गया। ये बाहर से लाया गया प्लांट है। तो ये पेपर मेकिंग में बहुत सारा इस्तेमाल होता है, और ये एक फॉडर स्पेसीज है, यानी बहुत सारे बकरी और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्पेसीज है इस तरह से। यानी ऐसा नहीं कि वो प्लांट का कुछ खुद का दोष है इस तरह से, लेकिन उसको जिस तरह से हमें यहाँ पर कल्टीवेशन करने की जरूरत थी वो किया नहीं गया है। अगर इसके फली अगर देखें तो हम एक एक टहनी को कितने सारे फली है, और एक एक फली में पॉड्स में कितने सारे बीज है। तो अगर इसका स्प्रेड अगर देखें तो बहुत सारे नेचुरल इकोसिस्टम में ये फैलकर वहां का इकोसिस्टम इन्होंने खराब किया है। इसका कल्टीवेशन का मेथड ये होता है कि ये फ्लावरिंग के पहले सब कट कर देना होता है, इसके ब्रांचेस। इसको कट करके आप कैटल को खिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही उसका कंपोस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उसका फ्लावरिंग आने से पहले इसको कट करना बहुत अहम होता है। जैसे कि अभी हमारे महाराष्ट्र में, अभी अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव में ऐसे बातें हैं कि पपईचं झाड दारात राहू नये, शेवग्याचं झाड घरासमोर राहू नये, काहीतरी अजून कुछ कुछ ऐसे फल के पौधे हैं जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, वो आपके खाने में बहुत सारा उपयुक्त होता है। तो उस पेड़ के बारे में न जाने क्यों और कौन फैलाया है कि ये आपके यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो सुबाबुल है इसका फूल हम देखना नहीं चाहिए। नहीं देखना चाहिए इसका मतलब फूल आने से पहले उसके टहनी को कट कर देना चाहिए, तो इसका व्यवस्थापन किया जा सकता है और हमारा इकोसिस्टम बचाया जा सकता है। दूसरा एक पौधा है, इसको रानमोड़ी नाम भी उसी तरह से दिया गया है। ये छोटे छोटे बारीक वगैरह फ्लावर जो दिख रहे हैं, तो इसमें एक एक फूल में करीब करीब 50-50 उसके बीज होते हैं। और ऐसे 50-50 बीजों वाले हजार हजार भी फूल वो पूरा पौधे में होता है। अगर हम कुछ भी नहीं करें, यानी अभी मैं तो मराठी में बोलता हूँ की आपले जंगल नाहीसं करायला आता कुऱ्हाडी आणि कोयत्याची गरज नाही। ह्या 2-4 वनस्पतीच्या बियाणं जरी पडले आपल्या जंगलात, तरी आपल्या जंगलातल्या सगळ्या जैवविविधता नाहीसं होऊन जातं। इसको रानमोड़ी ही नाम मिला है। यानी अभी जब हम तलजाई टेकड़ी और ये पुणे के जो भी टेकड़ी का सवाना इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो उस इकोसिस्टम में ये अभी इंट्रोड्यूस हो गया है। इसको कंट्रोल करना है तो इसको वहां पर उसको हैबिटेट का ही पूरा इश्यू है, क्योंकि वहां पर पहले का जो इकोसिस्टम था उसमें कैटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो भी हमारे गाय भैंस बकरी है, उनका उस जंगल में जाना, उस टेकड़ी पर जाना
इस तरह के वीड को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो आज हमने उसको गंवा दिया है। क्योंकि आज बहुत बार लोगों के पास की केटल्स भी कम हो गए वैसे, शहरीकरण बढ़ने की वजह से। लेकिन दूसरा एक एस्पेक्ट भी, ये जो रक्षक जो होते हैं, पर्यावरण रक्षक सो कॉल्ड, ये बोलते हैं कि नहीं, ये आपके जानवर लाना नहीं है इधर। लेकिन उस इकोसिस्टम का ये जानवर एक अहम हिस्सा थे, और इस तरह के वीड को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत अहम भूमिका निभाते थे। और दूसरा, ये भी बहुत सुंदर आपत्ति बोलते हैं इसको, यानी दिखने में बहुत सारा सुंदर दिखता है। इसके कुछ वैरायटीज हमने अभी डेवलप किया है, हमने यानी भारत में बहुत सारे जगह पर डेवलप किए गए हैं, जो बटरफ्लाई स्पेसिस की तरह गार्डन में वगैरह लगाते हैं। लेकिन ये जो जंगली है टनटनी का पौधा, ये पौधा हमारे यहाँ लाया गया था चंदन के प्रोडक्शन के लिए। चंदन का जो रूट्स होते हैं तो वो बहुत सारा स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो किसी और प्लांट के रूट से मिलकर वो जमीन में इंटर करता है इस तरह से। तो चंदन बढ़ाने के लिए चंदन के बगल में इसका पौधा लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा हार्ड लैंड के अंदर भी अच्छी तरह से वहां पर चला जाता है जमीन में। तो इसको उसलिए लाया गया था। लेकिन अभी ये बहुत सारे हमारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में फैलकर वहाँ का ग्रासेस खत्म किया है वहाँ के। यानी फॉडर, बहुत सारा जो भी हमारा फॉडर था, उस फॉडर को इसने खत्म कर दिया है, और वहाँ का डायवर्सिटी भी पूरा खत्म होने लगी है। इसको इसको तो आपने बहुत देखा है होगा, जो भी पुणे मुंबई लोकल वगैरह में ट्रैवल करते हैं, अराउंड हिल में जाते हैं। पहले तो ये 10 साल में बहुत ये फैल गया है, और इसने बहुत नुकसान किया है। मैं एक बार यहाँ पर घोराडेश्वर टेकड़ी पर गया था। कुछ हमारे पत्रकार मित्र भी साथ में थे। तो यहाँ पर लोग यूजुअली बहुत सुंदर ऐसा दिखता है, तो उसका फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर इसका सीड्स ले जाने का सोच रहे थे। उन्होंने बोला कि हम इसका कवर स्टोरी करेंगे। मैंने बोला कवर स्टोरी में ये भी लिखिए कि ये घातक स्पीसीज है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये लिखिए वहां पर। क्योंकि दिख रहा है सुंदर, लेकिन हमारे यहाँ के लोकल जो भी वैरायटीज है, ग्रास स्पीसीज है, उसको ये खत्म करने में बहुत बड़ा इसका रोल है। और ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उंदीरमारी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे इश्यूज हुए थे, हमने न्यूज़पेपर में भी इसका देखा होगा कि इसके नीचे अगर देखे, अगर तीसरा वाला फोटो अगर देखे, तो ये उंदीरमारी के नीचे कुछ ज्यादा वेजिटेशन नहीं आता है। हमने दूसरा वाला एक विजिट, हाँ, तो गोराडेश्वर के बगल वाला एक टेकड़ी का हमने अध्ययन किया था, हम और हमारे सीई के ही एक साथी थे। तो हमने नेचुरल वेजिटेशन वाला एक 20 मीटर बाय 20 मीटर का एक क्वाड्रेट करके उसमें के वैरायटीज का स्टडी किया था। वहां पर 25 से 30 वैरायटी के हमें पौधे मिले थे वहां पर। और जो ये फॉरेस्ट का प्लांटेशन था, ये बहुत बड़ा इलाका था। वहां पर देखे तो केवल 3 स्पेसीज हमें वहां पर प्लांट्स के पाए गए। तो ये डाइवर्सिटी खत्म करने वाला बहुत अ, घातक प्रकार का, ये खुद को वन विभाग को भी अभी पता चल गया है, और वो उनका प्रयास शुरू हो गया अभी इसको निकालने में। लेकिन एक बहुत बड़ी आपत्ति है हमारे इसमें। और ये एक बात अगर देखें तो ये इसमें आपको दो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर बिल्कुल इसको पॉड न हो, इसका फल्ली अगर नहीं है इसमें, तो आप दोनों को अलग पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसमें जो राइट साइड है कैशिया टोरा, नहीं तो सेना टोरा भी बोलते हैं उसको, तो ये रान भाजी बोल के खाया जाता है, वाइल्ड वेजिटेबल के तरह। और ये दूसरा वाला जो है ये वीड है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे रोड साइड फैल रहा है, और ये हमारा डाइवर्सिटी खत्म करने के लिए भी इसका अहम रोल है। ऐसे बहुत सारे स्पेसीज है जिसका कभी अलग से हम बात कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा कुछ लिख रहा हूँ, तो जब होगा तब हमें शेयर करूंगा। बहुत सारे भी प्लांट्स है, तो हम इस बारे में थोड़ा रुकेंगे अभी।